मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट साझा की है जहां पे मनी कंट्रोल ने बताया है पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन से रहे हैं एसआईपी के मामले में, प्लस वो अपनी कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल म्यूचुअल फंड जो है वहां पे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपका है उसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लस जो ये डेटा है इसको लेकर भी बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन आप में से पूछा है, आपने पूछा है कि अभी के टाइम पे तो हो ये रहा है कि लार्ज कैप रिटर्न दे ही नहीं रहे, लार्ज कैप गिरे पड़े हैं और स्मॉल कैप्स रिटर्न दे रहे हैं, स्मॉल कैप ऊपर आ गए। तो लार्ज कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप तो ज्यादा बढ़िया हो गया, ज्यादा सेफ हो गया, रिस्क तो यहाँ पे ज्यादा लार्ज कैप के अंदर में है। देखिए ऐसा नहीं होता है। जो रिस्क है, जो रिटर्न है, सब जो एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है वो पास्ट डेटा के आधार पे लगाता है, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। और पिछले 5 साल को आप छोड़ दो, उससे पहले का जो लंबे समय का 20-25 साल का डेटा है वो ये कहता है कि लार्ज कैप कम गिरते हैं, लार्ज कैप धीरे धीरे चलते हैं, है ना, गिरते हैं तो रिकवर कर जाते हैं। पीछे का डेटा ये कहता है। स्मॉल कैप्स के बारे में पीछे का डेटा ये कहता है कि गिरते हैं, मतलब तेज चलते हैं, गिरते हैं तेजी से, उठते तेजी से नहीं है ना, पीछे का डेटा ऐसा कहता है। लेकिन पिछले 5 साल से ये हो रहा है कि तेजी से गिर के तेजी से उठ रहे हैं स्मॉल कैप्स भी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप्स ज्यादा सेफ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो जाएगा आगे 5 साल 7 साल 10 साल तक ऐसा ही होता रह जाए तो स्मॉल कैप्स को भी लार्ज कैप की तरह माना जाने लगेगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि पास्ट में ऐसा भी समय आया है और रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं, 20 साल पहले, पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में ही ऐसा समय रहा है जहां पे स्मॉल कैप्स अपने पीक से गिरे और वापस उस पीक को हिट करने में 8 साल पूरा लग गया, पूरा 8 साल। आज के टाइम की जैसे की बात है कि 2024 में स्मॉल कैप पीक से गिरे गिरे ना, उसके बाद ऊपर नीचे पीक तक गया, लेकिन नीचे आ गया, फिर पीक तक गया, नीचे आ गया, अभी के टाइम पे फिर से पीक पे पहुंच चुका है। तो 2 साल में ही वापस पीक पे चला गया, फिर बीच में भी कई बार ऊपर आया है स्मॉल कैप। लेकिन 2008 में जब स्मॉल कैप अपने पीक से गिरा था, ठीक है, एक दो बार वहां पे भी गया था पीक के पास, लेकिन एक्चुअली में पीक को हिट करने में लगभग 7 से 8 साल लग गए थे। तो इस कारण से पहले से ही आपको माइंडसेट ऐसा दिया जाता है कि आप रिस्क थोड़ा हिसाब से ले, कि समझ के ले कि 8 साल का पास्ट में रहा है, हो सकता है आगे 10 साल भी ऐसा हो जाए, या हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जो हो सकता है वो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए स्मॉल कैप्स को थोड़ा सा ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े, या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया आर्टिकल्स हैं, वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो रिस्क है उसके कारण अब मनी कंट्रोल ने जो यहाँ पे रिपोर्ट दिया है, सोर्स वैल्यू रिसर्च को बनाया है, तो यहाँ पे देखोगे 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया गया है। और इन 10 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है, 5 म्यूचुअल फंड मिड कैप है, और एक जो है वो चिल्ड्रंस फंड है एसबीआई का। एसबीआई का चिल्ड्रंस फंड गलती से आ गया इस लिस्ट में। गलती से कहने का मतलब गलती से ये नहीं है कि इसमें गलती से ऐड हो गया, नहीं, इसने गलती से रिटर्न बना दिया है। मुझे लगता है एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़ी सी है, और ये एक फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ फंड होता है। तो देखो, फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ फंड होके ये फंड इस लिस्ट में आ गया, तो अगर चाहे तो फ्लेक्सी कैप फंड भी आ सकता है इस लिस्ट में, मल्टी कैप भी आ सकता है ना, लार्ज एंड मिड कैप भी आ सकता है, वैल्यू, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, हर कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अगर चाहे और बढ़िया से इन्वेस्टमेंट करे तो टॉप 10 के लिस्ट में आ सकता है। समझ रहे हो? लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग एग्रेसिव जाते ही नहीं, और बिना एग्रेसिव गए हुए बढ़िया रिटर्न्स बनते नहीं है। तभी तो आप देखोगे कि 9 फंड्स जो है 10 में से स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से निकल के आती है। और यहाँ पे देखोगे तो जैसे स्मॉल कैप्स की ही बात करते हैं, रिटर्न 5 साल का 3 साल का दिए हुए, रिटर्न पढ़ने से कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। तो जो फंड्स यहाँ पे है, जैसे बंधन पिछले 5 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला फंड रहा है, तो वो अपनी कैटेगरी में भी बढ़िया है। आईटीआई स्मॉल कैप अपनी कैटेगरी में भी बढ़िया है। इन्वेस्को मिड कैप अपनी कैटेगरी में 1 नंबर पे है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 नंबर पे है। तो जो जो यहाँ पे फंड्स हैं वो सब अपनी कैटेगरी में भी लगभग 5 सालों में काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लिस्ट की बात करें तो स्मॉल कैप में हमारे पास बंधन स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एंड देन बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है। मिड कैप की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्को मिड कैप आ जाता है, एचएसबीसी मिड कैप आ जाता है, इसके अलावा एडलवाइस, आईसीआईसीआई एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ का मिड कैप आ जा रहा है।
तो अब एक चीज और समझ लो, क्या यही 10 फंड सबसे बढ़िया फंड है? नहीं, इसके अलावा भी काफी सारे फंड्स हैं जो कि काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने एसआईपी टर्म्स में रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिए हैं वो ये 10 फंड है। अब यहाँ पे फंसने वाली बात क्या हो जाती है, जो कोई नया इन्वेस्टर होगा, ये पुराने इन्वेस्टर भी है, लेकिन अगर इस चीज को समझते नहीं है तो वो क्या करेंगे कि सिर्फ सारा पैसा उठा के इन फंड्स के अंदर डाल देंगे, एलोकेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख गया और मनी कंट्रोल ने लिखा भी है, तो सारा पैसा उठा के यहाँ पे डाल देना है A to Z, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप एसेट एलोकेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, पूरा पैसा इन्वेस्ट इधर कर देंगे। मैं खुद कहता हूं कि आप दबा के इन्वेस्ट करो स्मॉल कैप मिड कैप में, आपका गोल वैसा है तो आप भरपूर भर भर के दबा के इन्वेस्ट करो, लेकिन एसेट एलोकेशन के साथ खुद से कर लो। एसेट एलोकेशन कहां, किधर, कितना परसेंट, कितना इन्वेस्ट करना है, या फिर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो, पेड सर्विस है, बहुत कम प्राइस पे सर्विस है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पे आप कांटेक्ट करके आप अपना एसेट एलोकेशन क्रिएट करवा सकते हो, पोर्टफोलियो रीबैलेंस रिव्यू या न्यू क्रिएट भी करवा सकते हो। क्लियर है? अब करना क्या है, तो इन्वेस्ट नहीं करना है तो कैसे करना है? तो देखिए, अगर जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कैप मिड कैप्स में करना है, भरपूर इन्वेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास स्मॉल कैप एंड मिड कैप यही दो जरिए हैं ग्रोथ के। स्मॉल कैप मिड कैप के अलावा मिड कैप में ही मोमेंटम फंड्स हैं, या ओवरऑल कैटेगरी में भी मोमेंटम और अल्फा फंड है, वो भी एक ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शन है। हमारे पास नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है, वो भी एक ऑप्शन है, जो कि हमें ऑलमोस्ट स्मॉल कैप मिड कैप जितना रिटर्न देता है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो फॉरेन फंड है। इसके बाद हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी के लिए गोल्ड और लार्ज कैप को भी ऐड करना चाहिए। लार्ज कैप, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप फंड में ऐड करने को कह रहा हूं, फ्लेक्सी कैप ऐड करने को कह रहा हूं, है ना। तो गोल्ड और लार्ज कैप ऐड करने से क्या होगा, आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी। और गोल्ड के तो कई सारे यूज केस में हमेशा बता चुका हूं, यदि फिजिकल गोल्ड नहीं है तो, क्योंकि सबके घर में होता है, तो शुरुआत में आपको जरूरत नहीं है, जब पोर्टफोलियो का थोड़ा साइज बढ़ता है तो गोल्ड की जरूरत होती है। प्लस ये सब तो फिर भी जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हो उसकी चीज है, बट इससे भी पहले दो जरूरतें आपको पूरी करनी होती है आपको अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। पहला होता है आपका इमरजेंसी फंड, जिसका पैसा हमेशा ही लिक्विड जगह पे रहना चाहिए, या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड या तो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, या बांट के इन्वेस्ट करो सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड फंड में। और दूसरा, अगर कोई शॉर्ट टर्म नीड है, 3-5 साल में पैसों की जरूरत है, तो उसको भी या तो आप हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो, या तो इक्विटी सेविंग फंड्स में डाल सकते हो, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में डाल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका लिक्विड एंड इमरजेंसी मनी। क्लियर है? तो वो एकदम ही लिक्विड जगह पे रहेगा, बता दिया, लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड। उसके बाद जो आपका मिड टर्म का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पैसा रहेगा, जैसे 3 साल 4 साल वाला, या तो इसको हाइब्रिड फंड में डालेंगे, कंजर्वेटिव वगैरह हाइब्रिड में जा सकते हैं, इक्विटी सेविंग्स में जा सकते हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में जा सकते हैं। इसके ऊपर का जो पैसा होगा वो आपको इक्विटी की तरफ धकेलना है। अब मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या 10 का 10 लाख ये फंड्स में कर देंगे क्योंकि ज्यादा सबसे ये रिटर्न बना के दिए हैं? डेफिनेटली कर लेंगे, अगर हमारा शॉर्ट टर्म एंड लिक्विड मनी सॉर्ट आउट पहले से है तो। लेकिन लिक्विड मनी और शॉर्ट टर्म सॉर्ट आउट है ही नहीं, तो 10 लाख में से पहले हम अपना इमरजेंसी लिक्विड फंड तैयार करेंगे, देन अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो उसके लिए पैसा अलग रखेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप और जो 10 तरीके की चीजें हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो भर भर के इन्वेस्ट करना है, भरपूर इन्वेस्ट करना है, तभी वेल्थ क्रिएट हो पाएगा स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन समझिए कि आप अपना जो लिक्विड पैसा है उसको ना इसके अंदर डाल दे गलती से भी, तो आपको नुकसान में पैसा निकालना पड़ सकता है। बहुत सारे मैंने लाइव एग्जांपल देखे इसके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं लिक्विड फंड का नहीं नाम लेता था। क्यों नहीं नाम लेता था? क्योंकि मतलब ऐसे ही सबकॉन्शियसली मुझे लगता था कि लिक्विड फंड तो, इमरजेंसी फंड तो हर कोई तैयार करके रखता ही होगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की तरफ आता होगा। लेकिन अभी जब मैंने पोर्टफोलियोज काफी सारे देखे, मैं देख रहा हूं कोई मतलब 50 पोर्टफोलियो में 2-3 पोर्टफोलियो होता है जहां पे लिक्विड या आर्बिट्राज फंड ऐड होता है इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड कोई बनाता ही नहीं है, सीधा सीधा इक्विटी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। तो ये एक बड़ी गलती हो जाती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लेना।